हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस, स्टेट एग्जाम, एचएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सीजीएल, भारत के किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के घंटे के आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था बीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वपरागित फसल है। तो एक स्वपरागित फसल जो धान की फसल है वो एक स्वपरागित फसल है। क्रोमोसोम बने हैं। क्रोमोसोम किस चीज के बने होते हैं? तो दोस्तों, क्रोमोसोम बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से। किससे? न्यूक्लियोप्रोटीन से। जो क्रोमोसोम होते हैं वे न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो दोस्तों, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी की व्याख्या की कमी विविधताएं थी। क्या थी दोस्तों? विभिन्नताएं डार्विनवाद में सबसे बड़ी कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी ब्रिज ने किया था। किसने किया था? डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घूर्णीय परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, ये जो सिद्धांत था ये प्रस्तुत किया था वान बेयर ने। ये दोस्तों CDS 98 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उत्परिवर्तनों का कारण है। तो दोस्तों, उत्परिवर्तनों का कारण है जीन में आकस्मिक परिवर्तन। तो उत्परिवर्तनों का क्या कारण है? जीन में आकस्मिक परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट, अनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होता है जिनमें प्रजनन होता है। तो ये किन में होता है? जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है उनमें ये विभिन्नताएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। तो दोस्तों, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है आनुवंशिक विभिन्नताएं। क्या है? आनुवंशिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का जीन पूल, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन प्रवाह। तो दोस्तों, जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जीन पूल। क्या बनाते हैं? जीन पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन कब हुई थी? प्रीकैम्बियन में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन। मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? प्लायोसीन में मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव जाति का विकास का क्रम है। तो मानव जाति का विकास का क्रम इससे ऐसे है, सबसे पहले जो संसार में सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले मछली, यानी कि सबसे पहले दोस्तों पानी के अंदर जो जीव का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले मछली आई, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप और उसके बाद मानव का विकास हुआ था। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो ये हो सकता है क्रो-मैग्नान। कौन? क्रो-मैग्नान। ये मानव का प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव का वह पूर्वज
मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, तो वो था दोस्तों ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस कौन था? ऑस्ट्रोलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है, तो सबसे पहले मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है अफ्रीका। तो सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका में। भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदि मानव से संबंधित था? तो दोस्तों ये था रामापिथेकस। किससे संबंधित था? रामापिथेकस। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था नीएंडरथल ने। किसने? नीएंडरथल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन क्रिया नियमन की ओपेरॉन धारणा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था बिडल एवं टेटम ने। किसने दिया था दोस्तों? बिडल एवं टेटम ने यह ओपेरॉन की धारणा दी थी। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन पेन किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था मूलर ने। सबसे पहले एक्स किरणों का द्वारा उत्परिवर्तन पेन किसने दिया था? मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो है ये मिलान करना है, एक जीन एक एंजाइना परिकल्पन है, तो ये किसने, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था एक जीन एक परिकल्पना है, तो ये सिद्धांत दिया था दोस्तों बिडल एवं टेटम ने। नेक्स्ट है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना है, ये सिद्धांत दिया था वीएम इनग्राम ने। नेक्स्ट है डीएनए एवं आरएनए का पात्रे संश्लेषण, ये जो सिद्धांत था ये सिद्धांत दिया था ओकावा एवं कानबर्ग ने। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्शन की खोज, तो ट्रांसपोर्शन की खोज की थी बी मैकलिंटॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह था, तो मेंडल ने किसका प्रयोग किया था? वो था गार्टेन पी। मेंडल ने अपनी वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए गार्टेन पी का यूज किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको आईएएस के बराबर की हम आपको यहाँ पे तैयारी करवा देंगे, आप बस सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती है, तो दोस्तों डीएनए में अणुओं में जो प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती है वो होती है एक सांस। किसमें होती है? एक सांस में डीएनए अणुओं की प्रोटीन की संकेत सूचनाएं एक सांस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवक का प्रयोग जीव प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? तो किसका प्रयोग जीन प्रकटन एवं नियमन में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा में जीन प्रकटन तथा नियमन में कवक का प्रयोग किया गया था। जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू हेल जॉनसन ने, विलियम हेलियम जॉनसन ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर अरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और ये पहले पूछा भी जा चुका है। हम भी देखें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, तो जीन किस में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। किस क्रम में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के क्रम पर जीन पाए जाते हैं। जो आपकी साइंस की क्लास होगी उसमें आपको साइंस बिल्कुल अच्छी तरह से
समझा भी दी जाएगी। ये सभी क्वेश्चन उसी क्लास से आए हुए हैं। तो दोस्तों तब आपको वो क्लास की जाए तब आप अपने नोट्स भी बना लें। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, तो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, तो क्रोमोसोम जो भाग लेते हैं वे लेते हैं डीएनए एवं प्रोटीन की संरचना में। किस में भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन की संरचना में। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो लाइगेज का प्रयोग किस में होता है? डीएनए सूत्र को छोटे टुकड़ों में स्प्लिटिंग के लिए, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, विप्राकृतीकरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ठीक आंसर होगा डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज के उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। प्लामिज होते हैं। प्लामिज क्या होते हैं? जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड क्या होते हैं? जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं। प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी, तो प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी स्मिथ व नानसन ने। किसने की थी? स्मिथ व नानसन ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस में पहले पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रभाव कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है आनुवांशिक कोड। क्या कहलाता है? आनुवांशिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आरएनए के रूप में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है अनुवाद। क्या कहलाती है? अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 कारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोडान। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 कारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसको कहते हैं कोडान। क्या कहते हैं? कोडान। कारक अनुक्रम यूयू जिस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, ये आईएएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये करता है फिनाइल एलानिन। किसका प्रयोग करता है? फिनाइल एलानिन का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूत आरएनए में अनुलेखित आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है, तो किसका अनुवाद होता है दूत आरएनए में प्रोटीन के रूप में? तो इसमें अनुवाद होता है राइबोसोम का। किसका होता है? राइबोसोम पर इसका अनुवाद होता है। कुछ वायरस जैसे एचआईवी में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम है, तो उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सीडीएस में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? तो जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बारबरा मैकलिंटॉक ने। किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक ने खोज किया था। स्वतः उत्परिवर्तन की सामान्य दर होती है, तो स्वतः उत्परिवर्तन की सामान्य दर होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ प्रति जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादन कौन थे? तो ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादन थे एफ जैकोब एवं जे मोनार्ड। कौन थे? एफ जैकोब एवं जे मोनार्ड। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है, तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है डीएनए से आरएनए, फिर अमीनो अम्ल, फिर प्रोटीन। यानी कि सबसे पहले प्रोटीन संश्लेषण किस क्रम में होगा? सबसे पहले डीएनए में होगा, डीएनए के बाद वह आरएनए, आरएनए से फिर अमीनो अम्ल, आरएनए से बनेगा अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल से जो लास्ट प्रोसेस होती है उससे जो बनता है वह होता है प्रोटीन। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो वैज्ञानिकों ने
किस अनेक किस मास्टर जीन की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने जो मास्टर जीन की खोज की है वो है यूटीएक्स। किस जीन की खोज की है? यूटीएक्स। ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका अभी। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती है। तो डीएनए में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती है एक एक स्थान में। क्या में? एक स्थान में। प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडोन कमरस होते हैं। तो ये होते हैं एयूजी, यूडीजी, यूजीए, एयूजी, यूएजी, एयूजी, यूएए, ये सब तो होते हैं दोस्तों। ये सभी प्रोटीन संश्लेषण के सूत्रपात में कोडोन्स में होते हैं। उत्परिवर्तन किस में होते हैं? तो उत्परिवर्तन दोस्तों सिस्ट्रोन्स में होते हैं। उत्परिवर्तन किस में होते हैं? सिस्ट्रोन्स। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो लुप्त बोध एक उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है हसियाकार रुधिनाणु एनीमिया। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का उदाहरण है हसियाकार रुधिनाणु एनीमिया। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता? तो प्राणघातक उत्परिवर्तन में किसका संश्लेषण नहीं होता? तो ये नहीं होता दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज। किसका? आरएनए पॉलीमरेज का इसमें संश्लेषण नहीं होता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उत्कृष्ट उदाहरण है तोंदी। जीन स्तर पर होने वाले अल्परिवर्तनों को कहते हैं। तो जीन स्तर पर होने वाले अल्परिवर्तनों को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन स्तर पर होने वाले अल्परिवर्तनों को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इनमें से कौन सा लक्षण लिंग सहलगन है? तो वर्णांतरा और हिमोफीलिया लिंग सहलगन है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए? तो बताओ भाई, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया था? मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से परपरागण होता है। मटर के पौधे में केवल 2 क्रोमोसोम होते हैं। मटर के पौधे की सुलभता के कारण मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। तो दोस्तों मेंडल ने जो मटर के पौधे पर जो अपना प्रयोग किया था वो किया था इस कारण से, क्योंकि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। कौन से परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या उन रूपों के कारकों जीन्स के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एलील्स। एलील्स का प्रयोग दोस्तों तुलनात्मक रूप से आनुवंशिक लक्षणों के जीन के लिए किया जाता है। वर्धांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन कि वर्धांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि वह किन में भेद नहीं कर सकता है। एक वर्धांत नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे होंगे। तब एक नारी एक ऐसे आदमी से विवाह करती है कि वह वर्धांत है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो उसके बच्चे वर्धांत पुत्र और वाहक पुत्रियां, यानी कि उसके जो बच्चे होंगे उसमें जो लड़का होगा उसमें यह कमी होगी। कौन सी कमी होगी? यानी कि वो भी वर्धांत होगा। जो उसकी पुत्री होगी वह होगी, यानी कि वह उसकी वाहक होगी। यानी कि जब उसकी पुत्री की शादी होगी तो तब उसके जो बच्चे होंगे तो उनमें भी वो बीमारी होगी, यानी कि वो उसकी अब वाहक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बार बॉडी कहाँ होता है? तो बार बॉडी कहाँ होता है? तो बार बॉडी जो लेडीज होती है उसकी देही कोशिकाओं, लेडीज की देही कोशिकाओं में बार बॉडी होता है। आर्किडेक्टोमी में किसे काट कर हटा देते हैं?
तो आर्किडेक्टोमी में किसे काट कर हटा देते हैं? तो आर्किडेक्टोमी में वृषणों को काट कर हटा देते हैं। किसको काट कर हटा देते हैं? वृषणों को काट कर हटा देते हैं। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव में संतान के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग के गुणसूत्रों से होता है। किससे होता है? पिता के लिंग के गुणों सूत्रों से। जैसे 22 पिता के होते हैं, 22 माता के होते हैं, तब के ये पिता का है, ये माता का है। जब पिता का एक्स और माता का एक्स मिलता है तो क्या होता है? बॉय। और जब पिता का एक्स और माता का वाई मिलता है तो क्या होती है? बेबी। मानव में अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं। तो ये होते हैं एक्स गुणसूत्र में। किस में होते हैं? एक्स गुणसूत्र में। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? तो दोस्तों ये होता है ए बी में। किसमें? ए बी में। संसार में आबादियों में एक्स 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 वाई किस लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है? लगभग 1:1। कितना होता है? 1:1। यानी कि एक्स मदर का, एक्स मम्मी का, एक्स पापा का, वाई मम्मी का, तो क्या होगी? बेबी। एक्स एक्स वाई, ये आपको पहले भी समझाया था। समान आधार मोनोजोइटिक सीमज बनते हैं। तो ये बनते हैं जब जाइगोट में प्रथम विदलन से बनी संतति कोशिकाएं परस्पर पृथक हो जाती है तब मोनोजाइगोटिक युग्म बनते हैं। ये आरएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव में ऑटोमस की कुल संख्या है। तो मानव में ऑटोमस की कुल संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी। यानी कि 42 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो लेडीज में और मर्द में दोनों समान होते हैं। और जो जो नेक्स्ट 2 होते हैं वे जो फादर में होते हैं, फादर में जो अगला होता है वो एक्स होता है और मम्मी में जो होता है वो एक्स और वाई होते हैं। वंशागति की इकाई है। तो वंशागति इकाई है जीन की। वंशागति यानी कि जो वंश चलता है किसकी वजह से चलता है? भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसकी वजह से चलता है? जीन की वजह से। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता को रक्त दे सकते हैं? तो ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता रक्त दे सकते हैं? तो दोस्तों केवल ओ वर्ग के, यानी कि जिस मनुष्य का ब्लड का ग्रुप ओ होगा वो ही ओ को अपना खून दे सकता है। इसमें से कौन सा मानो एक प्रबल अनुवांशिक लक्षण है? तो RH प्लस एक अनुवांशिक लक्षण है। ए और बी नामक एग्लूजोन्स किन में होते हैं या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो ए और बी एग्लूजिनोन्स किस में होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं लाल रुधिराणुओं में ए और बी एग्लूटिनोजोन्स होते हैं। वर्धानता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो कौन से व्यक्ति करते हैं? स्त्रियां, यानी कि स्त्रियां ही इसकी वाहक होती है। ये आपको पहले भी बताया था। भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व होता है? तो भारतीय जनता में 95% लोगों में RH तत्व होता है। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग किसके कारण हो सकता है? तो दोस्तों ये जो रोग है ये हो सकता है लाल रुधिराणुओं के संश्लेषण के कारण दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग हो सकता है। दोस्तों इस क्विज को करने के बाद जब आप अपने किसी भी ऐप से या कैसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट देते हैं, अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आप
अपने आप में खुद इम्प्रूव महसूस करोगे कि आप और लोगों से कितने तेज, उनसे आप कितने ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी व्यक्ति के लाल अणुओं में एंटीजन ए एवं बी है तो उनके सीरम में होंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाल अणुओं में एंटीजन ए और बी है तो उनमें सीरम क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं सीरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए रुधिरवृक्क के व्यक्ति को किस वृक्क को रुधिर दे सकते हैं। तो दोस्तों ए रुधिरवृक्क का व्यक्ति ए और ओ को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जबकि छाता एक्स और प्रापक वाई एक ही रुधिरवृक्क के होते हैं, रुधिर आदान के रुधिरवानों का विलक्षण क्यों हो जाता है, एक्स आर एच प्लस फैक्टर है तथा वाई आर एच माइनस फैक्टर है, तब रुधिरवानों का विलक्षण हो जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार कौन सा विवाह संबंध अनुपयुक्त या गलत होगा, अर्थात इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग की संभावना है। तो दोस्तों ये है आर एच पुरुष या आर एच स्त्री में, किसमें, आर एच पुरुष और आर एच स्त्री में। किस परिस्थिति में एक नारी भी वरदांत हो सकती है, यदि उसका पिता वरदांत और माता वाहक थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको चौथी बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होते हैं। तो किसके फलस्वरूप होते हैं, जब गुणसूत्र 46 के बजाय 47 हो जाते हैं, जब मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम हो जाता है। कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई बताओ। क्योंकि संयोग से एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का संश्लेषण करते हैं, ये आपको पहले बताया था, एक्स 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 वाई, क्योंकि तब पिता का भी एक्स और माता का एक्स दोनों का जब युग्मज होता है तो तब बेबी का ही जन्म होता है। एक वरदांत पिता एक एवं सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेटेरोजाइगस माता की पुत्री से होता है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, सब वरदान पुत्र होंगे। कुछ वरदान कुछ सामान्य पुत्रिया, सब वरदान पुत्र एवं पुत्रिया, सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वरदान पुत्र होंगे। तो क्या होगा, कुछ सब सामान्य या कुछ सामान्य या कुछ वरदान पुत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव में भ्रात युग्मज तब बनते हैं जब दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन होता है। कब बनते हैं, जब मानव में भ्रांत युग्मज कब बनते हैं, जब दो अंडाणुओं का लगभग एक ही समय निषेचन होता है, तब क्या जनते हैं। यानी कि आपको देखा होगा डबल बेबी, यानी कि उनकी सबका सेम साइज सेम शक्ल विकसित होती है, जब दो अंडाणुओं का निषेचन एक टाइम होता है, जब समान बेबी का जन्म होता है। ऑटोसोम होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ऑटोसोम क्या होता है, एक होता है एलोसोम, एक होता है ऑटोसोम। ये आपको जब आपकी साइंस की क्लास लगेगी तब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, बिल्कुल खोल कर। तो ये होता है दोस्तों ऑटोसोम, होता है अर्ध गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी व्यक्ति का रुधिरवृक्क किस पर निर्भर करता है। तो किसी व्यक्ति का रुधिरवृक्क किस पर निर्भर करता है, तो वह करता है व्यक्ति में उपस्थित जीन पर। किस पर करता है, व्यक्ति में उपस्थित जीन पर। यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और उसकी संतानें आदि सामान्य व आदि रंजकहीन होती है तो स्त्री है, तो स्त्री क्या है, हेटेरोजाइगस सामान्य। तो स्त्री क्या है, हेटेरोजाइगस सामान्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होते हैं तो क्या होगा? यदि माता और पिता दोनों रंजकहीन होते हैं, जब संतानें भी रंजकहीन होगी, क्या होगा? संतानें भी रंजकहीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की किस में पाई जाती है रंजकहीनता? तो रंजकहीनता दोस्तों मानव की सभी प्रजातियों में रंजकहीनता पाई जाती है। इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? तो लिंग संलग्न नहीं है सिकल एनीमिया। क्या नहीं है? सिकल एनीमिया इनमें लिंग संलग्न नहीं है। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? तो खच्चर किसकी संतान होता है? घोड़ी और गधे की। किसकी? घोड़ी और गधे के मेल से खच्चर पैदा होता है। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलियाग्रस्त और माता हेटेरोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलियाग्रस्त होने की कितनी प्रतिशत संभावना है? तो कितने प्रतिशत संभावना है? तो 50% संभावना है। कितने प्रतिशत? 50%। लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है। तो लिंग संलग्न की पहचानने की विधि क्या हो सकती है? पुत्र पिता के और पुत्रियों माता के समान हो। लिंग संलग्न वंशागति को पहचानने की क्या विधि हो सकती है? यानी कि लिंग संलग्न, यानी कि ये कैसे पता लग सकता है कि ये कौन किसका क्या है? तो पुत्र पिता, यानी कि जब पुत्र पिता से मिलता हो और पुत्रिया माता के समान हो, तब यह एक जो जीन को पहचानने की एक सामान्य विधि हो सकती है। आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को कहते हैं? तो आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीनोटाइपस। क्या कहते हैं? जीनोटाइपस। रुधिर वर्ग बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं का रक्त दे सकते हैं? तो बी रुधिर वर्ग के दाताओं को ओ और बी वाले रक्त दे सकते हैं, क्योंकि ओ भाई सभी को, किसी को भी, अगर किसी को यानी कि बी पॉजिटिव बी नेगेटिव हो, अगर उसका वह खून नहीं मिल रहा है तो हम बिना किसी से कंफर्म किए उसको ओ ब्लड हम उसको दे सकते हैं। मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है। तो मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी एलोसोम। क्या होती है? 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एलोसोम। एक वर्णांत पुरुष की पुत्री समान न हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांत हो सकता है। तो वर्णांत का जीन में स्थित होता है। तो वर्णांत के जीन में क्या होता है? सी गुणसूत्र पर सुप्त होता है। क्या होता है? सॉरी, एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है? तो रंजकहीनता किस एंजाइम की कमी से होती है? तो रंजकहीनता होती है टायरोसिनेज की वजह से। किसकी वजह से होती है रंजकहीनता? टायरोसिनेज की वजह से। आरएस में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई, रंजकहीनता जन्मजात होती है और किस एंजाइम की कमी से होती है? टायरोसिनेज की वजह से। फिनाइल कीटोनुरिया नामक रोग में क्या होता है? तो इसमें होता है ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। एंटी सीरम एक सीरम होता है, इसमें उपस्थित होते हैं। तो एंटी सीरम में क्या उपस्थित होते हैं? एंटीबॉडीज। क्या उपस्थित होते हैं? एंटीबॉडीज। यदि सामान्य कोई रोग पुरुषों में अधिक होता हो और स्त्रियां रोग के जीन के वाहक कार्य कर रही है, तो यह जीन क्या होगा? प्रबल है और एक्स गुणसूत्र में उपस्थित है। एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो एलील्स का जो पृथक्करण होता है वो अलसूत्रण में होता है। किस में होता है? अलसूत्रण में एलील्स का पृथक्करण होता है। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो क्रोमोसोम के प्रथम उपयोगकर्ता थे वाल्डेयर।
कौन थे? वाल्डेयर। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़िए, मौज लीजिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, पढ़ाई कीजिए पर टेंशन मत लीजिए। ज़िंदगी में सभी काम बहुत ज़रूरी है, सभी काम समय पे कीजिए। जय हिंद, जय भारत।